Hello dear students, good morning and welcome to Concrete Civil Concepts, and in this video we'll be discussing our important interview session and structural analysis part B. Earlier we have already seen the questions related to structural analysis, okay, as part A, okay, and you can find the link in the description box. एंड अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस से रिलेटेड और बाकी के क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर पूछेंगे, जो पैनल पूछेंगे यूपीपीएससी 2019 के दौरान। ओके, तो पहले अगर हम बात करते हैं, पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि भाई डीएस डीके किस तरह निकालते हैं, इंटरनली डिटरमिनेट बीम्स क्या होती हैं, और आप डिस्प्लेसमेंट मेथड और फोर्स मेथड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आप उनको देख सकते हो, किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह आपको बोलना है। नाउ अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछते हैं कि व्हाट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ILD कैन बी plotted as a variation for stress function, and stress functions are anything like your shear force, bending moment, deflection, slope at any point or at any fixed section when your unit concentrated load moves from one end to another end. So this is ILD. And फिर then दूसरा सवाल वो पूछेंगे कि ILD का एप्लीकेशन क्या होता है, तो आप बताते हो कि सर ILD कैन बी यूज टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ मूविंग लोड्स ऑन द स्ट्रक्चर। आप बता सकते हो कि सर ILD can be used to plot to find the value of maximum value of the live load in any structure। तो दो इस तरह के एप्लीकेशन भी आप बता सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपसे पूछेंगे वो कि आप बताइए कि भाई मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप बता देना कि सर अकॉर्डिंग टू मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल the ordinate for any stress function can be plotted by removing the restraint offered by that stress function and by introducing a directly generalized unit displacement in that positive direction of stress function। मतलब सर हम क्या करते हैं कि किसी भी स्ट्रेस फंक्शन पे आइदर इट इज रिएक्शन, शियर फोर्स, उस पर हमारे को ऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या करते हैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट और यूनिट लोड प्रोवाइड कर देते हैं जिस भी पॉइंट पे आपको ऑर्डिनेट निकालना है, और हम क्या करते हैं उसके रिस्ट्रेंट को रिमूव कर देते हैं जिस भी स्ट्रेस फंक्शन को निकालना है। तो इसको हम बोलते हैं मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपका ये जो मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल होता है ये आप किन बीम्स के लिए अप्लाई करते हो, किन बीम्स के लिए एप्लीकेबल है मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल। तो आप बता सकते हो सर मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल कैन बी प्लॉटेड एंड कैन बी यूज फॉर बोथ स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स और इनडिटरमिनेट बीम्स, दोनों के लिए हम यूज करते हैं मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड से, कि भाई आपका सीरीज ऑफ पॉइंट लोड्स है, गर्डर पे मूव कर रहा है, तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद और क्वेश्चंस पूछते हैं वो कि अगर कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, लॉन्गर देन द स्पान है, वो मूव कर रहा है आपका सिंपली सपोर्टेड गर्डर पे, तो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। आप बता सकते हो कि सर जब UDL की जो पोजीशन होगी वो थ्रू आउट द स्पान हो, जो आपका लोड हो वो थ्रू आउट द स्पान हो, और आपका जो सेक्शन हो वो मिड पॉइंट पे हो, तब जाके हमारे को एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। उस केस में आपको पता है UDL पे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL लगा होता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 होता है, सैगिंग होता है उसमें, ठीक है। तो वहां से आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बता सकते हो उसमें, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। सिमिलरली वो आपसे पूछते हैं कि अगर कोई पॉइंट लोड है, मूव कर रहा है सिंपली सपोर्टेड गर्डर पे, तो आप बताइए कि मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स और मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कहाँ पे होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर अगर कोई पॉइंट लोड सिंपली सपोर्टेड गर्डर पे मूव कर रहा है, तो जो आपका पॉइंट लोड है अगर सेक्शन के जस्ट लेफ्ट आप रख दोगे पॉइंट लोड को, तो वहां से आपको मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स मिल जाएगा, और अगर हमने लोड को जस्ट राइट रख दिया सेक्शन के, तो आपको पॉजिटिव शियर फोर्स, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स मिल जाएगा। अब वो अगर आपको पेपर दे देंगे और आपके पास पेन होगा, आपसे बोल देंगे कि आप मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स और मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ड्रॉ करके बताइए, तो आपको करना आना चाहिए कि भाई शियर फोर्स का ILD किस तरह आप ड्रॉ करते हो। आप शियर फोर्स का ILD ड्रॉ करते हो, आप करते क्या हो, जिस भी पॉइंट पे आपको ILD प्लॉट करना है शियर फोर्स के लिए, आप उस पॉइंट को कट कर देते हो, और कट करते हो वहां पे आप स्लाइडर इंसर्ट कर देते हो। स्लाइडर इंसर्ट करते हो इसका मतलब आप कर क्या रहे हो, शियर फोर्स को रिलीज कर रहे हो।
जिस भी पॉइंट पे शियर फोर्स पूछता है उस पॉइंट पे आप कट करते हो, स्लाइडर इंसर्ट कर देते हो, मतलब शियर फोर्स को आप रिलीज कर रहे हो। और एक पार्ट उसका जाता है नीचे की तरफ, तो उसका जो ट्रायंगुलर पोर्शन नीचे की तरफ जाएगा उसका आपको ऑर्डिनेट पता होना चाहिए, दैट इज योर A/L। और जो ऊपर का ऑर्डिनेट जाएगा, एक आधा पार्ट जाएगा ऊपर की तरफ ट्रायंगुलर मैनर, जिसका ऑर्डिनेट बनेगा L - A/L। तो वहां से आप जो टोटल होता है A/L प्लस L - A/L, उसका समेशन हमेशा यूनिटी होता है अकॉर्डिंग टू मूलर-ब्रेसलॉ लॉ प्रिंसिपल। तो वहां से आप शियर फोर्स का डायग्राम बना सकते हो। तो आप किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछते हैं शियर फोर्स का ILD ड्रॉ करने के लिए, आपको सिंपल शियर फोर्स को रिलीज करना है, कट करना है, स्लाइडर इंसर्ट करना है, और आपका जो भी डिफ्लेक्टेड शेप होगा उस बीम का, वो आपका डायग्राम होगा शियर फोर्स के लिए। ठीक है। तो सिमिलरली आपसे बेंडिंग मोमेंट के लिए पूछते हैं कि आप सिम्पली सपोर्टेड गर्डर है, आपको बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है इस पे, तो आप बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि ILD किस तरह ड्रॉ करते हो आप बेंडिंग मोमेंट के लिए। आपको जिस भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट पूछता है ILD ड्रॉ करने के लिए, आपको करना क्या है, उस पॉइंट पे एक पिन इंसर्ट कर दो और हिंज इंसर्ट कर दो, और रिजिड बॉडी मोशन प्रिवेंट होगा। तो आपका जो ILD का शेप होता है वो आपका ट्रायंगुलर इन मैनर दिखता है आपको विथ पॉजिटिव और सैगिंग। तो आपको जो ILD का जो ऑर्डिनेट होता है वो आपको पता होना चाहिए A/L, L - A। अब ये जो A होता है वो क्या होता है, किसी भी सेक्शन जहां से लिया है आपने वहां से डिस्टेंस, लेफ्ट सपोर्ट से है या फिर राइट सपोर्ट से, तो आप लेफ्ट सपोर्ट से लेते हो तो वहां से डिस्टेंस हो गया, A वैल्यू हो गया। L क्या होता है, L टोटल होता है, टोटल स्पान जो भी आपका स्ट्रक्चर का है। तो A/L, L - A से आप डायरेक्टली आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बता सकते हो। बेसिकली करना है क्या है, जब भी आपको ILD प्लॉट करना है बेंडिंग मोमेंट के लिए, आप उस पर क्या कर रहे हो, बेंडिंग मोमेंट को रिलीज कर रहे हो, आप इंसर्ट कर रहे हो हिंज को और पिन को, तो वहां से आप बेंडिंग मोमेंट का भी ILD प्लॉट करके बता सकते हो। ठीक है। तो आपका इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड्स इंपॉर्टेंट है एज पर योर UPPSC 2019 के हिसाब से, क्योंकि जो पैनल्स होते हैं स्ट्रक्चर्स में डायरेक्टली आपसे वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे, वो आपसे कॉन्सेप्ट ही पूछेंगे अकेले। तो कॉन्सेप्ट में आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में आप मूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल पढ़ सकते हो, और आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता क्या है, एप्लीकेशन क्या होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का। ठीक है। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रोलिंग लोड्स का पॉइंट लोड मूव कर रहा है, या आपको UDL लॉन्गर देन द स्पान है, UDL शॉर्टर देन द स्पान है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स कहाँ पे होगा। ठीक है ना। और आपको ये सारे केसेस पता होने चाहिए, और सीरीज ऑफ पॉइंट लोड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे एक्ट होता है। ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। और इस तरह ही आपको रिप्लाई भी करना है, आपको कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना है। वहां पे आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो आता है, हिंदी में आता है आप हिंदी में बताओ, इंग्लिश में आता है आप इंग्लिश में बताओ, वो आपके ऊपर है, बट आप जो भी बताओ कॉन्फिडेंटली बताओ। वो जो एग्जामिनर सुनना चाहता है वही आप बताओ उनको। ठीक है। तब आपके मार्क्स वो अच्छे नंबर दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ILD वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर हम फिर बात करते हैं और क्वेश्चंस, पैनल क्या पूछते हैं, केबल्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। केबल्स और जो आपका आर्चेस होते हैं, तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है ये पूछते हैं। तो आप बता सकते हो सर कि केबल आपका एक फ्लेक्सिबल मेंबर होता है, तो केबल के हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, बट जो आर्च होता है वो आपका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो वहां पे हमारे को जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पे हमारा पोजीशन ऑफ लोड चेंज नहीं होती है रिजिड स्ट्रक्चर होने के दौरान। बट आपका जो केबल्स है, केबल में आपका किसी भी पॉइंट पे अगर आप मूव करोगे तो आपका अकॉर्डिंग टू योर लोड टाइप पोजीशन आपकी चेंज होती रहेगी, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबल है। बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है केबल के हर पॉइंट पे। ठीक है। और आप बता सकते हो केबल एक सर आपका एक टेंशन मेंबर है, केबल इज अ टेंशन मेंबर, और आपका जो आर्चेस होते हैं वो आपके कॉम्प्रेशन मेंबर होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह आप डिफरेंस बता सकते हो केबल और आर्चेस में। एक और इम्पोर्टेंट आता है कि भाई आप बताइए कि जो बीम्स होती हैं और जो आपके आर्चेस होते हैं, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर हम प्रेफर करते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर आर्चेस हम जनरली लॉन्ग स्पान ब्रिजेस और लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है जब हम एनालिसिस करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा आर्च सेक्शन में हमारे को काफी रिड्यूस मिलता है। क्योंकि जो आपका, अगर आप किसी भी बीम, एक आप पेपर दे देंगे, वो आपको आप बोलेंगे प्रूफ करके दिखाइए इसको, तो आप बता सकते हो एक आप बीम बना देना, एक आप आर्च बना देना, और एक सेक्शन कट कर लेना, उस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिख लेना बीम के लिए। सिमिलरली आप आर्च के लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिख लेना। तो जो आपकी बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगा, सिंपल, जो भी सपोर्ट पे जो रिएक्शन RA होगा, एक्स सेक्शन पे आप लोगे सेक्शन को, तो RA इंटू एक्स होगा जनरली आपका बीम के केस में।
अगर आप इसको आर्चेस के केस में आप अगर लिखते हो तो आर्चेस के केस में जो आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है उसका भी आपको बेंडिंग मोमेंट के दौरान इक्वेशन लिखने के दौरान आपका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे बीम मोमेंट माइनस एच मोमेंट आता है जो कि एच इंटू वाई आप जिसको बोलते हो, वाई आपका होता है सेंट्रल राइज, जो भी आपका एच जो डिप होता है क्राउन के अबाउट। बट आपका सेक्शन के अबाउट ले रहे हो तो वहां पे आपका सेक्शन के अबाउट y की वैल्यू हो जाएगी, वो आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला से मिल जाती है। जब भी आप y की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स। और यहाँ से अगर आपको स्लोप भी निकालना है तो आप स्लोप भी निकाल सकते हो। उनको बताओ कि स्लोप सर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो dy अपॉन डी एक्स को आ जाता है वो tan थीटा ही होता है, वहां से हमारे को स्लोप की भी वैल्यू मिल जाती है इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला के थ्रू। ठीक है, तो आपको आर्च और केबल में डिफरेंस पूछ लेते हो और कौन से स्ट्रक्चर हम एडवांटेजेस होते हैं, तो आप बता सकते हो कि आर्च सेक्शन एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि जिसमें हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस होगा तो हमारे को जो सेक्शन मिलेंगे हमारे को काफी थिनर मिलेंगे, इकोनॉमिकल मिलेंगे एज कम्पेयर टू बीम। बट जो हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसमें हमारे को आर्च वगैरह हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि आर्च का भी अपने आप ही लिमिटेशन है। आर्च आपका जो आपका हाइट होती है वो रिस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट होता है हाइट, तो आपकी क्योंकि जनरल फ्लोर टू फ्लोर हाइट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कितनी होती है, जनरली आपकी 10 फीट लेते हो, मतलब 3 मीटर भी अगर आप मानते हो मिनिमम फ्लोर टू फ्लोर हाइट, तो वहां पे आप आर्च सेक्शन को प्रेफर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा जो आपका स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्चेस का हमारा एडवांटेज क्या है कि भाई सर आर्च सेक्शन में हमारा जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है उसकी वजह से जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है वो हमारा कम होता है। ठीक है, तो इस तरह के आर्चेस में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर अब आपका आर्चेस में इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन पूछते हैं वो कि भाई आप बताइए कि कोई 3 इंच पैराबोलिक आर्च है और एक आपका 2 इंच पैराबोलिक आर्च है, तो इसमें 3 इंच पैराबोलिक आर्च डिटर्मिनेट है या फिर 2 इंच पैराबोलिक आर्च आपका डिटर्मिनेट है। तो आपको पता है कि 3 इंच पैराबोलिक आर्च तो आपका डिटर्मिनेट है और जो आपका 2 इंच पैराबोलिक आर्च है वो इनडिटर्मिनेट है। अब आपको डीएस वैल्यू पूछ लेंगे 2 इंच पैराबोलिक आर्च की, तो आपको पता है कि डीएस आप निकाल लोगे। 2 रिएक्शन हिंज सपोर्ट पे रहती है, 2 रिएक्शन हिंज सपोर्ट पे दूसरे सपोर्ट पे रहती है, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 माइनस 3 कर दोगे 1 आ जाएगा। तो आपका 2 इंच पैराबोलिक आर्च आपका फर्स्ट डिग्री इनडिटर्मिनेट आर्च है। ठीक है, और आपका जो 3 इंच आर्च होता है वो आपका क्या होता है, डिटर्मिनेट आर्च होता है, डीएस वैल्यू 0 होती है। अब आपको टाइप्स ऑफ आर्चेस में पूछ लेते हैं, तो आप बता सकते हो सर टाइप्स ऑफ आर्च बेस्ड ऑन द हिंजेस के बेसिस पे आप बता सकते हो 3 इंच आर्च होते हैं, 2 इंच आर्च होते हैं और एक आपके हिंजलेस आर्च होते हैं। हिंजलेस आर्च मतलब आपको फिक्स्ड आर्च बोल सकते हो। अब आपका जो फिक्स्ड आर्च होता है उसमें भी आपका डीएस पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो डीएस आपका क्या होता है फिक्स्ड आर्च में, आपका 3 एक सपोर्ट पे लगती हैं, 3 दूसरे सपोर्ट पे लगती हैं, तो टोटल 6 लगती हैं, तो 6 माइनस 3 इज 3। तो जो आपका 3 इंच आर्च होता है, सॉरी जो आपका फिक्स्ड आर्च होता है वो आपका 3 डिग्री इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। मतलब आपका जो 3 इंच आर्च होगा वही आपका बस एक डिटर्मिनेट आर्च है, 2 इंच आर्च आपका फर्स्ट डिग्री इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है और आपका फिक्स्ड आर्च भी आपका 3 डिग्री इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो टाइप्स ऑफ आर्चेस बेसिकली वो पूछते हैं एग्जाम इंटरव्यू में। ठीक है, आर्चेस में से टाइप्स ऑफ आर्चेस पूछ लेंगे। अब आपसे वो पूछेंगे कि आप मुझे बताइए कि जो रेडियल शियर होता है और जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कितना होता है आपका। अगर 3 इंच पैराबोलिक आर्च है उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है थ्रू आउट द स्पान, तो उसमें आप बेंडिंग मोमेंट और आप रेडियल शियर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि सर बेंडिंग मोमेंट और रेडियल शियर दोनों से ही 3 इंच पैराबोलिक आर्च फ्री होता है, मतलब 0 होता है उसके अंदर। वो आपसे प्रूफ करवा सकते हैं, आपको प्रूफ भी करना आना चाहिए। ठीक है, कि आपका जो रेडियल शियर होता है और बेंडिंग मोमेंट हमारा 3 इंच पैराबोलिक आर्च के लिए यूडीएल जब एक्ट होता है वहां पे हमारा फ्री होता है, 0 होता है उस केस में। आपको प्रूफ करना आना चाहिए, आप देख सकते हैं किस तरह आपको प्रूफ करना है उसको। अब रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अगर आर्च यूज होता है तो। रेडियल शियर क्या होता है, रेडियल शियर की डायरेक्टली आपसे इक्वेशन पूछ लेते हैं। रेडियल शियर को अगर आप डिनोट करते हो एस से, तो अगर किसी भी सेक्शन के अबाउट एक्स सेक्शन के अबाउट रेडियल शियर की इक्वेशन लिखनी है तो वो आपको पता होना चाहिए कि वी एक्स कॉस थीटा माइनस एच एक्स साइन थीटा। वी एक्स क्या होता है, बीम शियर होता है, बीम शियर क्या होता है, बीम मोमेंट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मल थ्रस्ट में अगर मैं एन से डिनोट करता हूँ नॉर्मल थ्रस्ट को, किसी भी सेक्शन एक्स सेक्शन के अबाउट इक्वेशन लिखता हूँ एन एक्स की, तो वी एक्स साइन थीटा प्लस एच एक्स कॉस थीटा आप कर दोगे, यहाँ से आपको नॉर्मल थ्रस्ट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपको नॉर्मल थ्रस्ट की इक्वेशन और रेडियल शियर की इक्वेशन भी डायरेक्टली पता होनी चाहिए अगर आपका आर्चेस से क्वेश्चंस आते हैं तो। ठीक है, आर्चेस आपको टाइप्स ऑफ आर्चेस पूछ लेगा। टाइप्स ऑफ आर्चेस में आपको सब कुछ बता सकते हो कि 3 इंच आर्च, 2 इंच आर्च और आपका फिक्स्ड आर्च। फिक्स्ड आर्च को आप हिंजलेस आर्च भी बोलते हो।
ठीक है। और अगर आपका आर्चेस से क्वेश्चंस उठते हैं तो आपका केबल्स भी इंपॉर्टेंट है। केबल्स का फ्लेक्सिबल मेंबर है केबल, तो फ्लेक्सिबल मेंबर का क्या मतलब है, वो पूछते हैं कि केबल अगर आप बोल रहे हो फ्लेक्सिबल मेंबर है, तो सर फ्लेक्सिबल मेंबर का मतलब है कि केबल के हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू क्या होगी, हमारी जीरो होती है सर। बेंडिंग मोमेंट वैल्यू केबल के हर पॉइंट पे हमारी जीरो होती है, ठीक है। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हो और पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, वो 3 इंच पैराबोलिक आर्च का निकलवा सकते हैं, या फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 2 इंच पैराबोलिक आर्च में आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालिए। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट किस तरह निकालते हो आप 2 इंच पैराबोलिक आर्च में, तो आपको पता है, आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस इंटरव्यू में स्ट्रक्चर्स में ILD से बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ILD क्या होती है, मोलर ब्रेसलो प्रिंसिपल क्या होता है, मोलर ब्रेसलो प्रिंसिपल जैसे हमने अभी देखा उसी तरह आपको रिएक्ट करना है। एप्लीकेशन क्या होता है ILD का, ठीक है। ILD का एडवांटेज क्या होता है, बीम सेक्शन प्रेफर करते हैं हम या फिर आर्चेस वाले सेक्शन प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप्स ऑफ आर्चेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चर में इस तरह बन जाते हैं केबल्स और आर्चेस के थ्रू, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट मेथड और आपका जो फोर्स मेथड है उसमें मेजर डिफरेंस पूछ लेते हैं हर बार वो, कि भाई फोर्स मेथड का दूसरा नाम बताइए। आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है फोर्स मेथड का दूसरा नाम, एक और नाम पूछ लेंगे कॉम्पैटिबिलिटी मेथड भी सर फोर्स मेथड को बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड को सर हम इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं, एक और नाम बताइए तो आप बता सकते हो स्टिफनेस मेथड भी हम डिस्प्लेसमेंट मेथड को बोलते हैं। अब आपको और बताना पड़ेगा, तो सर फोर्स मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, फोर्स मेथड के अंदर हम अननोन्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं रिएक्शंस और शियर फोर्स। जो हमारे अननोन्स होते हैं फोर्स मेथड में रिएक्शंस हो सकती हैं और शियर फोर्स हो सकती है, बट हमारे जो डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो हमारे अननोन्स होते हैं वो अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। जॉइंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं हमारे अननोन। अब आपका फोर्स मेथड आप कब प्रेफर करते हो, डायरेक्टली अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं। फोर्स मेथड सर हम प्रेफर करते हैं जब हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कम होती है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी से। और आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड तब प्रेफर करते हो जब आपका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कम होती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि 3 फोर्स मेथड के नाम बताओ, बता सकते हो यूनिट लोड मेथड, कास्टिग्लियानोस मेथड, कास्टिग्लियानोस थ्योरम, ठीक है ना, और आपका क्लैपेरॉन थ्योरम, ठीक है, 3 मोमेंट थ्योरम जिसको बोलते हो, ये सब आपका फोर्स मेथड है, ठीक है। कॉन्जुगेट बीम मेथड, एरिया मूवमेंट थ्योरम, ये सब आपका फोर्स मेथड है, ठीक है। सिमिलरली आप डिस्प्लेसमेंट मेथड के नाम बता सकते हो, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और आपका कानीज मेथड, ये आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो आपसे पूछ लेते हैं फोर्स मेथड क्या होते हैं और डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होते हैं, मेथड ऑफ एनालिसिस में आ जाता है बेसिकली। सिमिलरली अगर हम फिर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की फिर और बात करते हैं, तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर वो फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि भाई आपका जो कॉन्टिन्यूस बीम्स होती हैं उसमें हमारे को अगर एनालिसिस करना है तो कौन सा मेथड आप प्रेफर करोगे, ये पता होना चाहिए। किस मेथड से आप कॉन्टिन्यूस बीम्स को आप एनालाइज कर सकते हो, बता सकते हो। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं सर, हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप बता देना कि सर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हमारा काफी अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स और आसान कैलकुलेशन होती है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और जो आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में डायरेक्टली डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना आना चाहिए। डिफ्लेक्शन सर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, स्लोप और डिफ्लेक्शन 4 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 मेथड से भी कर सकते हैं। आपको नाम पता होना चाहिए। मैकॉलेज मेथड से भी हम कर सकते हैं सर, मैकॉलेज मेथड होता है, एरिया मूवमेंट मेथड होता है, कास्टिग्लियानोस थ्योरम से भी हम निकाल लेते हैं, स्ट्रेन एनर्जी से भी हम निकाल लेते हैं। तो आपको सारे मेथड्स पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मोर्स थ्योरम 1 क्या होती है, मोर्स थ्योरम 2 क्या होती है, कॉन्जुगेट बीम मेथड में कई नाम है, मोर्स थ्योरम 1 और मोर्स थ्योरम 2। तो मोर्स थ्योरम 1 क्या होती है ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली आपसे कि मोर्स थ्योरम 1 सर क्या होती है, कि अगर आपको स्लोप निकालना है किसी भी गिवन स्ट्रक्चर का, किसी भी गिवन बीम में स्लोप निकालना है, तो आप उसका कॉन्जुगेट बीम बताओगे और कॉन्जुगेट बीम में आप शियर फोर्स निकाल दोगे उसमें, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वही आपका मोर्स थ्योरम 1 होती है सर। और मोर्स थ्योरम 2 क्या होती है सर, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है गिवन बीम में, तो वो कॉन्जुगेट बीम मेथड कॉन्जुगेट बीम बनाओगे आप उसका। कॉन्जुगेट बीम में जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा उस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है गिवन बीम में, तो वो आपका डिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ये आपका सर मोर्स थ्योरम 1 होती है और मोर्स थ्योरम 2 होती है। इस तरह मोर्स थ्योरम 1 मतलब कॉन्जुगेट बीम मेथड बता सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछता है कि भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्टिग्लियानोस थ्योरम। अब आप बता सकते हो सर कास्टिग्लियानोस की फर्स्ट थ्योरम भी है, कास्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम, 2 थ्योरम्स है हमारे पास। मतलब आप मैथमेटिकली बता सकते हो या फिर उसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी बता सकते हो। अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बताना है तो आप बता देना कि सर
the first partial derivative of total strain energy with respect to the displacement component is equal to the force applied at that point in the direction of the displacement. तो डेल यू अपॉन डेल डेल्टा इज इक्वल टू फोर्स मिल जाता है आपको. ये कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम बोल सकते हो. सिमिलरली कास्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम में क्या हो जाता है, डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है. ठीक है ना. तो यहां से आपका डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल टू आप डेल्टा लिख सकते हो इसको. ठीक है. अगर आपको रोटेशन के टर्म में लिखना है तो आप बता सकते हो सर फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशनल कंपोनेंट. रोटेशनल कंपोनेंट मतलब थीटा जिसको आप बोलते हो. वहां से अभी आपको तो डेल यू अपॉन डेल थीटा मिल जाएगा, वहां से एम मिल जाएगा, वहां से मोमेंट मिल जाता है. अगर आपको रोटेशन हो रहा है तो आपको मोमेंट मिलेगा, आपको एक्सियल डिफॉर्मेशन है तो आपको लोड मिल जाएगा, पी मिल जाएगा. ठीक है ना, पी लोड मिल जाएगा. तो यहाँ से इस तरह आपका कास्टिग्लियानोस थ्योरम पूछ लेते हैं, मोहर्स थ्योरम 1 पूछ लेते हैं, मोहर्स थ्योरम 2 क्या होती है, कॉन्जुगेट बीम के कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं. फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट क्या हो जाता है कॉन्जुगेट बीम में, फ्री हो जाता है, फ्री क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है. इस तरह का आपको इंटरनल हिंज, इंटरनल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा. ठीक है. तो और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है, तो उसके कुछ अजम्पशंस बताइए. तो आप बता सकते हो सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में सपोर्ट्स अनयील्डिंग होने चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. जो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सपोर्ट्स अनयील्डिंग होते हैं हमारे, और सर जो लीनियर इलास्टिक होना चाहिए, ओबेज हुक्स लॉ करना चाहिए, और होमोजीनियस होना चाहिए, मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए, और विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, मतलब आपका ओबे हुक्स लॉ करना चाहिए. यह आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है. तो सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है कि जो भी आपका इंडिविजुअल जो आपका लोडिंग की वजह से जो आपका इफेक्ट आ रहा है वो सम ऑफ इंडिविजुअल लोडिंग के बराबर होता है. तो स्ट्रेस फंक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल लोडिंग इज इक्वल टू द स्ट्रेस फंक्शन ड्यू टू योर समेशन ऑफ ऑल द लोडिंग की वजह से होता है जो भी. ठीक है. तो यहां से आप बता सकते हो कि सर ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी होता है. सिमिलरली वो पूछ लेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है. प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में आप बता सकते हो कि सर अगर हमारे पास इलास्टिक बॉडीज हैं या फिर डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं तो हमारा जो एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू 0 होता है. अब आपको पता है सर कि इंटरनल वर्क डन क्या होता है हमारा, वो ड्यू टू योर स्ट्रेस की वजह से आता है, तो वो नेगेटिव होता है. तो इसलिए हम कहते हैं सर मॉड ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटरनल वर्क डन. तो मतलब एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू 0. अगर आपका इंटरनल वर्क डन स्ट्रेसेस की वजह से आ रहा है तो नेगेटिव होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो आपका मॉड ऑफ इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन आप लिख सकते हो फॉर योर डिफॉर्मेबल बॉडीज. ठीक है. सिमिलरली आप अगर रिजिड बॉडीज की बात करते हो तो सर रिजिड बॉडीज में आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें वहां पे आपका रेजिस्टेंस होता नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपका जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वही आपका 0 होता है. तो यहां से आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बारे में भी उनको बता सकते हो. सिमिलरली वो आपसे पूछते हैं कि मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम क्या होती है, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम क्या होती है, और बेटीज लॉ क्या होता है, बेटीज लॉ. ये सब स्ट्रक्चर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ. ठीक है ना. तो सर आप बता सकते हो कि सर मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या होती है कि अब किसी भी पॉइंट पे कि अगर आपके पास कोई बीम है उस पर अगर आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट आपके कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और तो डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट सी ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड एट द पॉइंट डी इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट डी ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड सी. तो मतलब डेल सी डी इज इक्वल टू डेल डी सी होता है. तो यहाँ से आप इस तरह बता सकते हो कि सर डिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट पे लगाया आपने, मतलब किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन लोड लगाया वो बराबर होता है दोनों, आपको पता है. ठीक है. तो यहाँ से आप इसको भी मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम को बता सकते हो. बेटीज लॉ क्या होता है, बेटीज लॉ भी आप बता सकते हो. बेटीज लॉ में आप क्या करते हो कि भाई सर किसी भी स्ट्रक्चर में जिसमें सपोर्ट्स अनयील्डिंग होंगे, लीनियर इलास्टिक होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो उसमें हमारे को जो बेटीज लॉ क्या कहता है कि कोई भी पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज है ड्यूरिंग डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू द क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेज ड्यूरिंग डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज. तो आपका यहां से आप इस तरह बेटीज लॉ को भी बता सकते हो. बेटीज लॉ पूछ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पूछ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी भी पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब निकालोगे, कब अप्लाई होगा. तो आप बता सकते हो सर आपको अगर कोई भी इनडिटर्मिनेसी है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, वहां पे आपका रिडंडेंट आपके होते हैं, जो भी आपका रिडंडेंट कुछ भी हो सकता है, शियर फोर्स हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, ठीक है, रिएक्शन हो सकती है. तो उस पर्टिकुलर ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, ट्रू वैल्यू ऑफ रिडंडेंट आपको निकालना है, तो वहां से आप क्या करते हो, मिनिमम प्रिंसिपल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते हो. जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें आपका
पोटेंशियल एनर्जी जो U स्टोर होती है उसको आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू योर रिडंडेंट वैल्यू और उसको मिनिमम कर देते हो, मतलब डेल U अपॉन डेल R इज इक्वल टू 0 कर देते हो। तो वहां से आपको इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ से बहुत सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, बैटीज लॉ पता होना चाहिए, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। कॉन्जुगेट बीम के मोर्स थ्योरम 1 क्या होती है, मोर्स थ्योरम 2 क्या होती है, वो सारी चीजें भी आप बता सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपसे उठते हैं। देन डायरेक्टली आपको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं डिफ्लेक्शंस के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए स्टैंडर्ड टेबल के अंदर। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड लगा हुआ है सेंटर पे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, सपोर्ट्स पे होगा या फिर सेंटर पे होगा। आपको पता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट लोड लगा है तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे होगा। कितना होगा, PL/Q अपॉन 48 EI होता है। तो ये यहाँ से आपको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली स्लोप के भी पता होना चाहिए आपको, सपोर्ट्स पे स्लोप कितना आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपका उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, तो सर सेंटर पे होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। कितना होता है वो पूछ लेंगे, आप सॉल्व नहीं करोगे कि आप कॉन्जुगेट बीम मेथड लगा रहे हो और या फिर कोई भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हो वहां से आप सॉल्व करो। आपको पता होना चाहिए तुरंत ही। आप बताओ सर 5/384 WL/4/EI होता है जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, UDL एक्ट होता है तो, ठीक है। तो इस तरह आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट भी पता होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आपका ये डिफ्लेक्शन और स्लोप के पार्ट्स और सारे मेथड्स और सारी थ्योरम्स इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमने पूरा कवर कर लिया है। देन उसके बाद आपका कैरी ओवर मूवमेंट भी पूछता है। कैरी ओवर मूवमेंट क्या होता है, कैरी ओवर मूवमेंट आप बता सकते हो कि सर कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है। बेसिकली कैरी ओवर फैक्टर पूछता है वो, तो कैरी ओवर फैक्टर बता दो अप्लाइड मूवमेंट अपॉन जो भी आपका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह के क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो। और अगर मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में बात करता हूँ तो रेडियस जो आपका स्टिफनेस होती है, रिलेटिव स्टिफनेस, आपका रिलेटिव स्टिफनेस क्या होती है जो आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में रिलेटिव स्टिफनेस व्हेन फार्दर एंड योर फिक्स्ड है अगर आपका तो रिलेटिव स्टिफनेस क्या होती है 3/4 I/L। फार्दर एंड अगर हिंज है तो 3/4 I/L होती है सर, बता सकते हो। अगर आपका फार्दर एंड फिक्स्ड है तो आप बता सकते हो सर I/L के बराबर होती है रिलेटिव स्टिफनेस। सिमिलरली अगर वो स्टिफनेस बोलते हैं तो स्टिफनेस में आप बता सकते हो 4 EI/L व्हेन फार्दर एंड इज योर फिक्स्ड एंड योर फार्दर एंड इज हिंज तो 3 EI/L होती है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपका कोई मोमेंट लगा दिया उन्होंने, M मोमेंट लगा दिया और दूसरा जो सपोर्ट है आपका वो आपका फिक्स्ड है, ठीक है, तो आपका जो कैरी ओवर कितना जाएगा तो आपको पता है हाफ कैरी ओवर चला जाता है फिक्स सपोर्ट पे। तो M अगर मोमेंट लगाया उन्होंने तो M/2 आपका मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सपोर्ट सेटलमेंट का क्या फर्क है, इफेक्ट ऑफ सिंकिंग, जो सिंकिंग सपोर्ट होते हैं अगर आपका बात करते हैं सपोर्ट सेटलमेंट की, तो सपोर्ट सेटल हो रहा है तो क्या होता है, मोमेंट्स डेवलप होते हैं। कितने मोमेंट्स डेवलप होते हैं पता होता है आपको। अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में अगर आपका जो आपका सपोर्ट सेटलमेंट हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो जो सपोर्ट्स पे जो मोमेंट्स डेवलप होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कितने होंगे, -6 EI/L² होंगे दोनों साइड, ठीक है। तो -6 EI/L² होंगे अगर आपका सपोर्ट सेटलमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट सेटलमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो आपके जो मोमेंट्स डेवलप होंगे वो पॉजिटिव होंगे 6 EI/L² के। तो ये आपसे आपको सपोर्ट सेटलमेंट का भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सपोर्ट सेटल हो रहा है तो क्या होगा सर, मोमेंट्स डेवलप होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे यहाँ पे इस तरह आप बता सकते हो। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। आपको कॉन्टिन्यूस बीम के लिए वो बोलते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूस बीम होती क्या है, आप बता सकते हो कि सर 2 से ज्यादा सपोर्ट्स होते हैं तो स्पान जो भी होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस बीम होती है, ठीक है। इफ वी आर हैविंग मोर देन 1 स्पान देन इट इज कॉन्टिन्यूस बीम। अगर आप बोल सकते हो 2 सपोर्ट से ज्यादा भी होते हैं तो आप कॉन्टिन्यूस बीम होती है। तो कॉन्टिन्यूस बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम पूछते हैं कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर का डायग्राम बनाइए। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में पता है आपको एक साइड फिक्स्ड होता है, दूसरी साइड रोलर लगा होता है। कैंटिलीवर बीम और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या डिफरेंस होता है सर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम इंडिटरमिनेट होती है, कैंटिलीवर बीम आपकी डिटरमिनेट होती है ना। एक साइड फिक्स्ड होता है कैंटिलीवर में, दूसरी साइड आपका फ्री होता है। तो यहाँ से आपको इस तरह के वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको डिटेल्ड क्वेश्चंस ही पूछेंगे। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि आज बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं और हमने प्रैक्टिस करी है
कि इन क्वेश्चंस को अगर आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस के प्रैक्टिस कर लिया तो वहां मैं नहीं समझता कि आपको इसके बाहर और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो अगर और भी डिटेल्ड क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के, ठीक है, तो डिटेल्ड क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें अगले सेशंस में। और जो भी आपके स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शंस हैं, डिफ्लेक्शन स्लोप हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। वो सब आप उनको बिल्कुल लर्न कर लीजिए बाय हार्ट, और आपको कैलकुलेशन नहीं करनी वहां पे, आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। और मैं अगर आपको क्वेश्चंस बताऊं तो यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस से भी पूछ लेता है ना, कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, स्टिफनेस क्या होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड में जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, ठीक है, और स्टिफनेस क्या होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हो। और मैं अगर क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो वो पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बे। बे क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर में बे क्या होता है, तो आप बता सकते हो स्पेस बिटवीन एडजेसेंट ट्रस इज कॉल्ड योर बे। कोई भी जो दो कॉलम्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बे बोलते हैं, ठीक है। ट्रसेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें पूछते हैं। ट्रसेस आपको पता होना चाहिए, ट्रसेस की कौन कौन से ट्रसेस होते हैं। ट्रसेस का भी आपको ट्रस, कौन सा ट्रस बेटर होता है, प्रेट ट्रस बेटर होता है, हो ट्रस बेटर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रेट ट्रस हमारा बेटर होता है। एनालिसिस आप देख सकते हो खुद ही, बट मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उसमें कि क्वेश्चंस और क्या क्या पूछ सकते हैं। सिंपल ट्रस क्या होता है, एग्जांपल बताइए। सिंपल ट्रस आप बता सकते हो कि सर जो भी आपके मेंबर्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम ट्रायंगुलर मैनर में उसको हम बोलते हैं सिंपल ट्रस बोल देते हैं। और आपका रूफ ट्रस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस पूछ लेते हैं। सीजर्स होते हैं, हो होते हैं, प्रेट होते हैं, फैन होते हैं, फिंक होते हैं। इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस के बारे में भी पढ़ सकते हैं, क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, तो सर कैरी ओवर मोमेंट अपॉन अप्लाइड मोमेंट का जो रेशियो होता है वो आपका कैरी ओवर फैक्टर होता है। ट्रस क्या होता है, ट्रस आपको पता है कि सर ट्रस इज अ स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ सिलेंडर मेंबर्स ज्वाइंट टुगेदर एट आइदर एंड्स बाय बोल्टिंग, रिवेटिंग और योर वेल्डिंग। किसी से भी आप जोड़ देते हो, इसको हम ट्रस बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आपके टाइप्स ऑफ आर्चेस मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। क्लैपेरॉन थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। क्लैपेरॉन थ्योरम आपका जो कंटीन्यूअस बीम्स के लिए यूज होती है। क्लैपेरॉन थ्योरम में क्या होता है कि भाई आपका ये एरिया मूवमेंट थ्योरम का ही एक्सटेंशन होता है। क्लैपेरॉन थ्योरम एरिया मूवमेंट थ्योरम का एक्सटेंशन होता है, और उसमें हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन योर बेंडिंग मोमेंट और योर 3 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट एट 3 पॉइंट्स पे 3 जो सपोर्ट्स होते हैं उस पर हम बेंडिंग मोमेंट रिलेशन। इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको। क्लैपेरॉन थ्योरम की क्या होती है इक्वेशन आपकी, ये होती है आपके m1l1 प्लस 2m2l1 प्लस l2 प्लस m3l3 इज इक्वल टू 6a1x1 बार अपॉन L1 प्लस 6a2x2 बार अपॉन L2। x1 बार x2 बार क्या होते हैं, L1 और L2 क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, बेटीज लॉ हमने पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया। ये पूछता है एक और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि भाई रिक्वायरमेंट बताइए वैलिडिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की आपका कब वैलिड होगा, तो आप बता सकते हो सर लीनियर इलास्टिक रिस्पॉन्स में जब आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है तब हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होता है। और भी बता सकते हो सर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरीज अप्लाई होती है तभी आपका जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है वो वैलिड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट नॉट अंडरगो एनी सिग्निफिकेंट चेंज, ओके, व्हेन योर लोड इज अप्लाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि सर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलाउ होते हैं, पूरा टोटल स्ट्रक्चर आपका डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। इस केस में आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में पूरा कवर कर लिया है। तो हमने देखो सारा सब कुछ पढ़ लिया है, डीएस, डीके, फ्रेम्स के केस में, बीम्स के केस में, आईएलडी के कॉन्सेप्ट्स, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होती है, मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल क्या होती है, ये सारे केसेस अगर आप पढ़ लोगे तो स्ट्रक्चर से बाहर और कुछ भी नहीं पूछेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रसेस पढ़ लेना, और इसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड्स वगैरह की इक्वेशंस पता ही होती हैं आप लोगों को। रेडियस जो आपका स्टिफनेस होता है और रिलेटिव स्टिफनेस और स्टिफनेस, उसमें फार्दर एंड फिक्स्ड और हिंज्ड पे क्या होता है, ठीक है। हिंज पे कैरी ओवर फैक्टर नहीं जाता। हिंज पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो हिंज पे कैरी ओवर फैक्टर 0 होता है हमेशा। फिक्स्ड पे हाफ जाता है, तो कैरी ओवर फैक्टर जो आपका जाएगा हाफ जाएगा। अगर कोई सपोर्ट दे देंगे, आपका बीम बना देंगे, एक पे साइड पे आपने m/2 मोमेंट लगा दिया उन्होंने, तो फिक्स सपोर्ट है दूसरा वाला, तो कितना कैरी ओवर जाएगा, m/4 चला जाएगा, हाफ चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में डायरेक्टली वो एग्जामिनर जो पैनल होते हैं यूपीपीएससी के वो पूछ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर से बाहर मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चंस के बाद जो आपका पिछला वीडियो था और जो ये वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो, स्ट्रक्चर एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस आप
वहां पे प्रेजेंट कर पाओगे, बता पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम पहले प्रायोरिटी पे लें, देन उसके बाद हम उन सब्जेक्ट को बना लेंगे। अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स पे वीडियो हम स्टार्ट कर देता हूँ नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन के। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट थर्ड इंटरव्यू सेशन होगा वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे होगा, क्योंकि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स भी हैं, उनका भी काफी क्वेरी आ रहा था कि आप सर सोम और एफएम को जल्दी से क्विक रिवाइज करवा दीजिए, उनके इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस बता दीजिए। तो हम सोम पढ़ लेंगे इसके बाद, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे वास्ट, जो हमारा मेजर है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, सर्वेइंग से डायरेक्टली आपसे वो पूछते हैं। ठीक है, देन वाटर वाला पार्ट पढ़ेंगे पूरा हम, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन। ठीक है, हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे, इरिगेशन पढ़ोगे, देन उसके बाद ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो, मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपने एमटेक फ्लूइड मशीनरीज में किया है ना, आपने वाटर में किया है, हाइड्रोलिक्स में किया है, तो वहां से आपको ये सब पता होना चाहिए, पेल्टन व्हील टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, ये सब क्या होते हैं। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी स्ट्रक्चर एनालिसिस आपका कंप्लीट हो चुका है। आप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।